हेलो हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटा, कल आप लोगों का टेस्ट है एक्सक्यूटिव सिस्टम वाले चैप्टर का। और मेरे कुछ वीडियोस अभी अपलोड करना रह गए हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि आज मैं सारे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो थोड़ा सा रिवीजन आप कल भी कर लेना, ठीक है। लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। 360 आउट ऑफ 360 इज आर टारगेट। हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, वो हम टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं भी हूं, आप भी हैं, मिलकर के काम करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग लेके आएंगे। यस, कुछ टॉपिक्स जो अपने रह गए थे, ठीक है ना, तो उसमें से फर्स्ट है आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। किडनी फंक्शंस जो है बहुत अलग अलग तरह से जो है क्या होता है, रेगुलेट। हम वन बाय वन लेंगे। सबसे फर्स्ट हम जो है वो ले लेते हैं, दैट इज थ्रू एडीएच। किसके थ्रू? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप जानते हो नाम ही क्या है इसका, दैट इज एंटी, ठीक है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ये अगेंस्ट डायूरेसिस है, ठीक है ना। यानी कि जो भी क्या कहते हैं, डायूरेटिक जो बेवरेजेस हम लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, कॉफी है, टी है, ये सब क्या है, डायूरेटिक। डायूरेटिक में जिससे यूरिन ज्यादा पास आउट होता है, ये कैसा है, एंटी डायूरेटिक। इट मींस ये यूरिन के कंपोजिशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो जो भी यूरिन जो है प्रोडक्शन जो हो रहा है, उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, बिकॉज दिस इज एंटी डायूरेसिस या डायूरेटिक। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डायूरेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं। सो डायूरेटिक सब्सटेंस आर दोज विच इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जो भी इंक्रीज करते हैं यूरिन का आउटपुट, जैसे कि कॉफी, जैसे कि टी, जैसे कि अल्कोहल, ये सब क्या है, डायूरेटिक सब्सटेंस। लेकिन आपके हार्मोन का नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक। अब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन करेगा, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट मैं आपको बात करती हूं, ये एडीएच कहां से रिलीज होता है, दैट इज रिलीज फ्रॉम एडीएच। जो हार्मोन है, ये एडीएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जब ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, हाइपोथैलेमस आपके फोर ब्रेन के पास में क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है ना। और ये कैसा है, दैट इज द थर्स्ट सेंटर। अगर आपको प्यास लगती है तो उसका सेंटर कहां है, हाइपोथैलेमस। अगर आपको भूख लगती है, हंगर सेंटर हम इसे कहेंगे, हंगर सेंटर कौन है, दैट इज हाइपोथैलेमस। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है, आपको थर्मो रेगुलेशन करना है, तो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट है इसके पास में, ऑस्मो रिसेप्टर्स। आपकी बॉडी में कोई भी फ्लूइड होगा, जैसे कि ब्लड है, उसमें कितने परसेंट ऑफ उसमें आयंस प्रेजेंट है या नहीं, उससे उसका मैसेज सबसे पहले किसके पास जा रहा है, ऑस्मो रिसेप्टर। किसके पास प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस क्या है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर भी है। व्हाट इज सैटिस्फैक्टरी? सैटिस्फैक्टरी सेंटर मींस जब आप खाना खा लेते हैं तो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि यस, आपने भोजन ले लिया है, आपका पेट भर गया है। तो ये जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ये भी किसकी वजह से आ रहा है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के क्या क्या जो है विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसका सेंटर है ये। सबसे पहले थर्स्ट सेंटर, आपको प्यास लगती है, जस्ट बिकॉज सिग्नल कौन भेज रहा है, हाइपोथैलेमस। आपको भूख लग रही है, सिग्नल कौन भेज रहा है, हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मैसेज कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस।
आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आया है, कोई भी बदलाव आया है, सपोज करो हाइपोटोनिक हो रहा है यूरिन, हाइपरटोनिक हो रहा है यूरिन, वो हाइपो और हाइपर ये कौन कर रहा है, रिसीव कौन करेगा इस मैसेज को, दैट इज हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी के अंदर एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है, यस अब आपने भोजन कर लिया है, नाउ आपका स्टमक जो है वो फुल हो गया, वो एम्प्टी नहीं है। ये फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ये भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाइपोथैलेमस। और भी बहुत सारे काम है इसके, लेकिन अभी हम फिलहाल इतने ही कामों का जिक्र करेंगे, किसके, हाइपोथैलेमस का। अब इस हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट करा है, एक हार्मोन सिक्रीट करा है। कौन सा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहां से सिक्रीट करा है, हाइपोथैलेमस खुद क्या है, इसके पास में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक चीज ध्यान रखें, हाइपोथैलेमस के पास में खुद क्या है, न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स जो है ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। ये क्या है, न्यूरॉन। इस न्यूरॉन ने क्या करा है, सिक्रीशन, ठीक है ना। ये सिक्रीशन किसके पास जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या कहेंगे हम इसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिग्नल देती है, ठीक है ना। जो भी एडीएच जो हार्मोन है वो कहां से रिलीज हो रहा है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस में क्या है, न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स एक सब्सटेंस का क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं, और वो सब्सटेंस का सिक्रीशन कहां आ रहा है आपका, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है पूरा का पूरा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा वाला पार्ट है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन रिलीज करा, एडीएच, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो ये वैसोप्रेसिन है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, डायमीटर को क्या करेगा, कम करेगा। तो सबसे पहले बात ये रिलीज हुई है कि बात जो आई है बाहर, दैट इज हाइपोथैलेमस ने वाया न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रीशन करा है, एडीएच, ठीक है। अब देखो ये एडीएच किस तरह से रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शंस को। सबसे पहले अगर आपका जो भी ब्लड का वॉल्यूम है, ठीक है ना, सपोज करो आपकी ब्लड का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, कम हो गया ब्लड का वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया, ठीक है। आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज। या हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड था, ठीक है ना, जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन थी, उस फ्लूइड का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। किसके थ्रू लॉस हो गया है, सपोज करो बाहर जो बहुत ज्यादा गर्मी थी, स्वेट ग्लैंड्स ने जो है बहुत ज्यादा वाटर और सोडियम को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया है, फ्लूइड का लेवल जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज, ठीक है ना। तो बॉडी फ्लूइड जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज। अगर इस तरह की बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कभी भी, या बॉडी इस तरह की स्ट्रेस कंडीशन में आ गई, ये स्ट्रेस कंडीशन ही है ऑब्वियसली, बॉडी इस तरह की स्ट्रेस कंडीशन में आई है, तो जब बॉडी का फ्लूइड कम होगा तो आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यूरिन कैसा होगा, हाइपरटोनिक, और यूरिन का कंपोजिशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये जो भी चेंज आया है ब्लड के अंदर, उसको किसने रिसीव करा है, आपके हाइपोथैलेमस ने। उसके पास में क्या प्रेजेंट है, उसके पास में प्रेजेंट है ये ऑस्मो रिसेप्टर्स। इनको मैसेज मिल गया कि यस आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, उसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो गई है, इंक्रीज। क्योंकि बॉडी फ्लूइड जब डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगी फ्लूइड की, तो ऑब्वियसली क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑस्मोलरिटी,
क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो ये फीचर किसने पहचान लिया, आपके हाइपोथैलेमस ने पहचान लिया और उसने क्या रिलीज कर दिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब ये एडीएच क्या करेगा, ये एडीएच कैसे फंक्शन करेगा, ये एडीएच मैसेज देगा, किसको देगा मैसेज, कलेक्टिंग, पहले तो हम लिख देते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी, और दूसरा मैसेज किसको देगा, कलेक्टिंग डक्ट को। ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, नेफ्रॉन के पार्ट हैं। अब मैसेज किसने रिलीज करा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने मैसेज रिलीज करा, किसके पास में भेजा, उसके रिसेप्टर्स कहां थे, इस एडीएच के रिसेप्टर्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे, डीसीटी में, और कहां प्रेजेंट होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी तरह से लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो एडीएच हार्मोन रिलीज हुआ और इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो आपको कहां मिले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। जैसे ही मैसेज मिलेगा इन दोनों को, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स को और कलेक्टिंग डक्ट को, जैसे ही मैसेज मिला इन्होंने सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या कर दिया, इंक्रीज। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सपोज करो ये डीसीटी है, तो डीसीटी के अंदर जो सोडियम चैनल्स थे वो क्या करने लग जाएंगे, वर्क करने लग जाएंगे। कौन से चैनल्स वर्क कर रहे हैं, दीज आर विच चैनल्स, सोडियम चैनल। तो क्या होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का। ठीक है ना, उसी तरह से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक और है, दैट इज द एक्वापोरिन। एक्वापोरिन यहां पर भी प्रेजेंट होंगे। ये सब क्या है, चैनल्स हैं। ये कौन से चैनल्स हैं, एक्वापोरिन चैनल्स। एक्वापोरिन चैनल्स जो हैं ये क्या करेंगे, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज। भाई वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा था इसमें, लेकिन बहुत कम अमाउंट के अंदर हो रहा था। अब ऊपर से किसका मैसेज आया है, एडीएच का मैसेज आया है, तो अब ज्यादा वाटर। भाई एक नॉर्मल पानी नल से आ रहा है, आपने मशीन लगा दी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आएगा। तो इसी तरह से इनके पास में क्या है, ये एक्वापोरिन चैनल्स। तो एक्वापोरिन चैनल्स ने क्या कर दिया, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर दिया, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर दिया और इसको किसके अंदर डाल दिया, दैट इज पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में डाल दिया। ठीक है ना, इसको भी कहां ले लिया, वाटर को ले लिया और कहां डाल दिया, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, यानी कि वापस किस में आ जाएगा, ये ब्लड में। ये भी किस में आ गया, ब्लड में। तो आप ये देखिए डीसीटी में से और कलेक्टिंग डक्ट में से दोनों में क्या हो रहा है, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है। जब तक एब्जॉर्ब होता रहेगा तब तक क्या हो जाएगा, नॉर्मलसी ना आ जाए, ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना, यहां पर क्या हो गया, अब आप देखिए ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, नॉर्मल। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, पूरी हो गई। जैसे ही ये आएगा ये मैसेज देगा किसको, डायरेक्टली जाकर आपके हाइपोथैलेमस को। ये जो रेगुलेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक कंट्रोल। क्या कहेंगे आप इसको, फीडबैक कंट्रोल। कि भाई जब कमी थी तब एडीएच का सिक्रेशन हुआ और जैसे ही एडीएच का सिक्रेशन हुआ डीसीटी में से, कलेक्टिंग डक्ट में से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हुआ। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होने लगेगा ये यहां से क्या दे देगा, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, इसके पास में फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसके पास में क्या हो गया, मैसेज पहुंच गया कि यस एडीएच ने अपना काम कर दिया है। अब ये हाइपोथैलेमस जो है इसका सिक्रीशन जो कर रहा था एडीएच का, वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी कि अब बंद कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह का सिक्रीशन जो अपने आप रेगुलेट होता है, दिस इज व्हाट, ऑटो रेगुलेशन। क्या है ये, फीडबैक मैकेनिज्म। ऑटो रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा है,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन के थ्रू। किसने रिलीज करा? हाइपोथैलेमस ने। क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो एडीएच आया, और एडीएच ने क्या करा? अपने रिसेप्टर्स जो डीसीटी और सीडी के पास पड़े थे, उन रिसेप्टर्स के थ्रू ज्यादा एब्जॉर्प्शन करा, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया। सब कुछ नॉर्मल होते ही ऑस्मोरिसेप्टर्स इसके पास में थे। अब वो क्या कर रहे हैं? ऑस्मोलिटी को देख रहे हैं, उन्होंने मेंटेन हो चुकी है। यहां से नेगेटिव सिग्नल जाएगा और एडीएच जो है वो क्या हो जाएगा? अब सिक्रीशन नहीं होगा, अब ये क्या हो गया? ब्लॉक। ठीक है ना? तो इस तरह के मैकेनिज्म को जो अपने आप ऑटो रेगुलेट होते हैं, हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट? फीडबैक मैकेनिज्म वाया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है? यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, दिस इज क्लियर? हाँ जी। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैसे रेगुलेट करता है? ये होता है क्लियर। अब मैं इसमें एक और चीज बता देती हूं आपको। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल एडीएच जो है, इसका सिंथेसिस जो है बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है ना? जब एडीएच का लेवल जो है बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिन आउटपुट जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है ना? इफ ADH decrease in body, नहीं सीक्रेट कर पा रहा है आपका हाइपोथैलेमस एडीएच हार्मोन को, क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज? डायबिटीज इंसिपिडस। हालांकि हम इसको डिटेल में लेंगे बाद में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हम एडीएच पढ़ रहे हैं। अगर एडीएच डिक्रीज होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस होगी। डायबिटीज इंसिपिडस मतलब अब आपके यूरिन के आउटपुट को कोई रोक नहीं पा रहा है। जब वो रोकेगा नहीं तो ज्यादा यूरिन पास आउट होगा। और कैसा यूरिन पास आउट होगा? टेस्टलेस। इंसिपिडस मींस क्या होता है? आपको मालूम होगा, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि उसके अंदर शुगर का जो है वो क्या हो रहा है? आउटपुट यूरिन में। लेकिन यहां पर भी क्या होगा? यूरिन पास आउट होगा, लेकिन दैट यूरिन इज टेस्टलेस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीयूरेसिस। पॉलीयूरेसिस, पासिंग ऑफ मोर यूरिन, पासिंग ऑफ डाइल्यूट एक्सेस यूरिन। अगर यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो रहा है, डाइल्यूट यूरिन का, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीयूरेसिस। ठीक है ना? ये किसकी वजह से हो रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम होगा, डिक्रीज होगा, उस समय कौन सी कंडीशन आएगी? ठीक है ना? तो ये क्या है? एक एबनॉर्मलिटी है। कौन? डायबिटीज इंसिपिडस, जो ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो रही है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आई होप सो। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट इज द RAS. RAS is what? Renin, angiotensin, aldosterone system. What is RAS? Renin, angiotensin, aldosterone system. ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? रास। रेनिन यहां पर डिफरेंट है। ये वो वाला रेनिन नहीं है जो स्टोमक का है, दैट कंटेन्स ओनली सिंगल एंड, दैट मींस इट इज सिक्रेटेड वाया किडनी। एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज JGA। जस्ट ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो बेसिकली जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस क्या है, इसको समझेंगे हम सबसे पहले कि ये होता क्या है। तो आपको मालूम होगा, आप पढ़ चुके हैं
ये क्या है? बोमेन कैप्सूल. व्हाट इज दिस? दिस इज बोमेन्स सॉरी बेटा, बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट थी? एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट. ये आ गई है एफरेंट और ये जा रही है इफरेंट. डायमीटर से आप पहचान गए होंगे, ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर. ठीक है, बीच में ये क्या बनाती है? दैट इज ग्लोमेरुलस. एक नॉट बनाया है कैपिलरी का और इस कैपिलरी के नॉट को आपने क्या कहा है? ग्लोमेरुलस. एंड दिस इज व्हाट? efferent arteriole. And this is what? Afferent. Sorry beta. Arteriole. हाँ जी, अब आप देखिए यहां पर कौन आता है? DCT. What is this? This is a portion of DCT. Distal convoluted tubules. Distal convoluted tubules किससे लाइन होते हैं? That is cuboidal epithelium. किससे लाइन है ये? आपको मालूम होगा ये कौन सी एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब आप देखिए ये जो पोर्शन है डीसीटी का, इसमें से कुछ सेल्स जो कि ग्लोमेरुलस के पास में है क्या हो गए हैं? कॉलमनर शेप. होना क्या था इनको? क्यूबॉइडल शेप. क्या हो गए ये? कॉलमनर शेप. इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो गए हैं? कॉलमनर एपिथेलियम. ये जो कॉलमनर एपिथेलियम बन गए हैं, जो कॉलम शेप के बन गए हैं, लेकिन क्या होने चाहिए थे? ये क्यूबॉइडल. तो इनमें जो ये चेंज आया है, इस वजह से हम इस कॉलमनर एपिथेलियम वाले स्पेशल सेल को, इस वाले स्पेशल सेल को हम क्या कहेंगे? दैट इज मैकुला डेंसा. क्या कहा हमने इसको? मैकुला डेंसा. किस वाले को? इस वाले सेल. अब ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर क्या होनी चाहिए? एंडोथीलियम. आपको भी मालूम है टुनिका एक्सटर्ना, टुनिका मीडिया, ये सब हम पढ़ते हैं. ये वाली जो लेयर है दैट इज द ग्लोमेरुलस की कौन सी थिकनेस होगी? इसके अंदर सिर्फ सिंगल एंडोथीलियम. लेकिन यहाँ पर जो ट्यूनिका जो लेयर है साइड वाली, उस ट्यूनिका के कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं? डेंस और ग्रेनुलेटेड. ठीक है, मैंने सारे नहीं कहे हैं, मैंने ये कहा है कि एफरेंट आर्ट्रियोल के कुछ सेल्स इनके अंदर कैसे हो गए हैं? ये डेंस ग्रेनुलेटेड. किसके? इफरेंट के भी और एफरेंट के भी. ये कुछ सेल्स जो किसका पोर्शन है? ट्यूनिका का ही पोर्शन है. ठीक है ना, आपको मालूम होगा हमने ट्यूनिका एक्सटर्ना पढ़ा था, इंटरना पढ़ा था और ट्यूनिका मीडिया पढ़ा था. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाले जो एपिथेलियम आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन से सेल्स हैं? ट्यूनिका के, जो क्या हो गए हैं? डेंस हो गए हैं और इसके अंदर क्या हो गया है? ग्रेनुलर. इसके साइटोप्लाज्म में भी चेंज आया है, इसके साइटोप्लाज्म में भी. तो यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है ये कैसा हो जाएगा? इसका मैकुला डेंसा का भी थिक साइटोप्लाज्म. सेम विद द डेंस ग्रेनुलर, इनका भी साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा? थिक डेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब आप देखिए आपका जो मैकुला डेंसा सेल है, ये वाला मैकुला डेंसा, ये जितना भी सोडियम का जो एक्सचेंज हो रहा है डीसीटी के थ्रू, ठीक है ना, तो उसकी परमेबिलिटी को बहुत आसानी से चेक कर लेता है. आप ये मान के चलिए कि इसके पास में सेंसर्स हैं जो सोडियम चैनल को चेक कर लेते हैं कि कितना सोडियम बाहर जा रहा है और कितना सोडियम जो है फिल्ट्रेट के अंदर रह रहा है.
तो इसके पास में वो सेंसर्स मौजूद होते हैं, तो दे चेक द सोडियम आयंस इन DCT, दे check sodium ions in distal convoluted tubules। प्लस ये वाले जो सेल्स हैं जो कैसे हो गए हैं, थिक और डेंस हो गए हैं, किसके, एफरेंट आर्टरियोल के और इफरेंट आर्टरियोल के। ये दोनों सेल्स क्या कहलाते हैं, जस्टाग्लोमेरुलस सेल। सो दिस इज नोन एज व्हाट, जस्टाग्लोमेरुलस सेल। तो जस्टाग्लोमेरुलस सेल क्या हुआ, JG सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं, जो थिक और साइटोप्लाज्म वाले हैं, जो जिनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है। ये एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेनिन। सिक्रीट रेनिन हार्मोन। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस किससे मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बनता है जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। तो जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस में क्या है, फर्स्ट मैकुला डेंसा एंड सेकंड जस्टाग्लोमेरुलस सेल। ये दोनों ही किसके अंदर आ रहे हैं, जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस के अंदर आ रहे हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रास मैकेनिज्म के अंदर। तो वापस देख लीजिए इसको एक बार, ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जैसे हमने ये बनाया बोवेन कैप्सूल, ये PCT था, ये लूप ऑफ हेनली, ये DCT। तो DCT कई बार इस तरह से होके जा रहा है, पास आउट कर रहा है, तो ये अपने आप इसके बीच में से पास आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी पोर्शन को हमने यहां पर लिया है, ये आपका हो गया एफरेंट और यहां पर आ गया इफरेंट। तो इनके बीच में से होके DCT जा रहा है। तो इसी तरह से ये DCT क्या हो रहा है, ट्रांसफर सेक्शन लिया आपने, ये बीच में से होके जा रहा है। तो इसके नीचे वाले जो सेल्स हैं, ये स्पेशल सेल्स आप देख रहे हो, इनको क्या कहा गया है, मैकुला डेंसा। और ये वाले जो सेल्स हैं जो टिलिका के एफरेंट और इफरेंट के अंदर हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं, दैट इज जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स हैविंग ए डेंस साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बना रहे हैं। और यही जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस जो है किसका सिक्रीशन करेगा, रेनिन हार्मोन का, और किसको रेगुलेट करेगा, यूरिन को रेगुलेट करेगा। तो यूरिन रेगुलेशन वाया हार्मोन रेनिन किसके थ्रू होता है ये काम, जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। तो अभी आपको सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि JGA एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, किसका, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर बेटा। बेटा नाउ द सेकंड मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, रास मैकेनिज्म। तो जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस आपको पता चल गया क्या होता है। अब आप देखिए, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, डिक्रीज है, ठीक है ना, इस कंडीशन के अंदर आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, कम, ठीक है ना। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ये भी क्या होगा, डिक्रीज। होना कितना चाहिए, 125 ml पर मिनट। अगर ये उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इस कंडीशन के अंदर कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा आपका, दैट इज द रास मैकेनिज्म। ये क्या कहेगा, जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस को क्या करेगा, उससे रेनिन का क्या करेगा, सिक्रीशन कर पाएगा। तो किस तरह से काम करता है ये, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम पहले बहुत सारे ऑर्गन्स के हार्मोन्स देख के लेते हैं। सपोज करो दिस वन इज द ब्लड वेसल, हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको एक ब्लड वेसल मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की, ठीक है। किडनी में जो है, किडनी से पहले हम लीवर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लीवर, लीवर एक हार्मोन रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है
ये एक्टिव हो जाएगा जब आपके किडनी जो है उसका कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होता है, वो क्या रिलीज करेगा, दैट इज हार्मोन रेनिन। तो जैसे ही हार्मोन रेनिन रिलीज हुआ, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है ना, ये कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, जो किसमें चेंज हो गया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जो कि क्या है, एक्टिव फॉर्म। ठीक है ना, अब जब ये आगे मूव करेगा तब इसको कौन मिलेगा, आपका लंग्स। लंग्स इसके अंदर क्या करेंगे, एक फैक्टर डालेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। क्या डाला इसके अंदर, ACE। व्हाट इज ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जैसे ही इसको ACE मिलेगा, ये किस में चेंज जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड सबसे पोटेंट क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पोटेंट, सबसे पावरफुल जो है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या करेगा, ये करवाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन को रिलीज करवाएगा, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये क्या था, ब्लड वेसल चल रही है। अब कौन काम आ गया है आपका, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है एक हार्मोन, दिस इज नोन एज, वो भी कौन सा वाला पोर्शन, कॉर्टेक्स का। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो है ब्लड वेसल के अंदर क्या चल रहा है, काम चल रहा है। और शुरुआत यहां से करते हैं हम वापस, ये है आपकी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, लीवर आया, लीवर में एंजियोटेंसिनोजन डाला जो कि इनएक्टिव था। जैसे ही वो आगे गया, किडनी ने अपने जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस से किसका सिक्रीशन करा, रेनिन। और रेनिन का सिक्रीशन कब होगा, जब ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम, या GFR की रेट क्या हो जाएगी, कम। तब जाके JGA सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं क्या, दैट इज द रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन ने क्या बनाया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जो कि क्या था, एक्टिव फॉर्म था, और उसको कन्वर्ट करा किसने, लंग्स ने, दैट इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। किसमें कर दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो कि क्या है, एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है। और इसी वैसोकंस्ट्रिक्टर की वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स ने कौन सा हार्मोन रिलीज करा, एल्डोस्टेरोन। अब यही एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली अफेक्ट जो पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, इस एल्डोस्टेरोन की वजह से। ये क्या करेगा, ये स्पेशल इसके दो काम होंगे। ये PCT से, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से सोडियम एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज। यस बेटा, ये PCT एंड सोडियम वाटर रीअब्सॉर्प्शन कैसे इंक्रीज होगा, जब ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा। ठीक है ना, जब ब्लड फ्लो स्लोली, तो ब्लड फ्लोज स्लोली, तो ज्यादा धीरे बहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सोडियम का एंड वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, और इसी की वजह से वापस आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। ठीक है ना, और ये जो रास है, ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, स्टॉप। नॉर्मल रास क्या हो गया, स्टॉप।
आप देखिए इसको, मैंने ये कहा कि पीसीटी सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, तो किस तरह से पीसीटी इंक्रीज होगा इस चीज को समझने की कोशिश करो बेटा। देखो ये है एफरेंट और ये हो गया इफरेंट, ठीक है ना, ये बीच में बन गए आपके ग्लोमेरुलस, ठीक है, दिस वन इज द इफरेंट, ये ग्लोमेरुलस, ये आ गया आपका वोमेंस कैप्सूल। अब इसका डायमीटर देखो आप, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, जीएफआर क्या पड़ रहा है, ज्यादा, ठीक है ना, जीएफआर क्या है, ज्यादा, यानी कि 125 जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, 125 के लगभग जो है बन रहा है। लेकिन मैंने ये कहा कि एल्डोस्टेरोन क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर, तो मैं इसको कंस्ट्रिक्ट कर दूं और इफरेंट को भी इसके बराबर कर देती हूँ। अब जब दोनों ही बराबर हो गए हैं, ये एफरेंट और ये इफरेंट लगभग सेम डायमीटर के हो गए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पर एफरेंट का डायमीटर बड़ा था और इफरेंट का छोटा था, यहाँ पर एफरेंट का डायमीटर और इफरेंट का डायमीटर लगभग क्या हो गया है, सेम। तो जब सेम हो जाएगा तो ब्लड जो है उसका प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, जीएफआर क्या हो गया, यहां पर जीएफआर डिक्रीज होगा। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गई तो ब्लड बहुत स्लो याद रखना, स्लो क्या करेगा, बहेगा, किसके अंदर, पीसीटी के अंदर। जब ब्लड स्लोली क्या कर रहा है, बह रहा है, तो उसमें से ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और किसको मिल जाएगा, ब्लड को मिल जाएगा वापस। तो अगर जीएफआर डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की वजह से जीएफआर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो जब जीएफआर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन इसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, एफरेंट को इसने क्या कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसका डायमीटर और इसका डायमीटर बराबर, तो प्रेशर जो है वो तो कम हो गया, भाई दोनों साइड आप बराबर रख लेते हो तो प्रेशर जो पड़ रहा है वो तो कम, अगर यहाँ ज्यादा होता यहाँ कम तो प्रेशर ज्यादा पड़ता, उसको हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा था। अब मैं इन दोनों को बराबर कर रही हूँ तो अब प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा, जब प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा तो ब्लड धीरे फ्लो करेगा, किसके अंदर, पीसीटी के अंदर। जब धीरे फ्लो होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, किसका एब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का, और जहां जहां सोडियम जाएगा उसके पीछे वाटर भी जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सॉल्ट्स जो होते हैं वही तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वही तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो पीछे वाटर का भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर वापस सोडियम और वाटर क्या हो गए हैं, रीएब्सॉर्ब हो गए हैं, और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो क्या आ गया है, नॉर्मल, और नॉर्मल आते ही रास मैकेनिज्म जो है अपने आप क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्योंकि अब रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो गया, ब्लॉक। ठीक है, क्लियर। तो ये था रास मैकेनिज्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। यस बेटा, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन दैट ADH hormone release when blood volume is low and blood pressure is less। कब काम कर रहा है, जब ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, लेस, और ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम। डिक्रीज ब्लड प्रेशर में और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम में कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, आपकी किडनी को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज द एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये क्लियर हो चुका है। सेकेंड थिंग दैट इज द RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कब फंक्शन करेगा, सेम, when the blood volume is low and blood pressure is less। okay, in that situation, in both the situation the BP is low and blood volume is low, at that time ADH is functional in your body or RAS is functional in your body। but what happens if blood pressure is high? तो जब बीपी हाई होगा तो कौन सा सिस्टम काम करेगा, ये दोनों सिस्टम तो लो बीपी के लिए है, लो ब्लड प्रेशर के लिए है, उस समय काम करेगा आपका दैट इज ANF। व्हाट इज ANF? एट्रियल
natriuretic hormone या factor that releases from the atrium, releases from atria of heart। तो आपका हार्ट इस हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है, और यही है जो अपोज करेगा किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को। तो इसको अपोज करने का काम कौन करेगा, एएनएफ। तो एएनएफ का मेजर जो फंक्शन जो है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अफेक्टिव when blood pressure is high। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में आपका रास वाला जो सिस्टम है वो स्विच ऑन सिस्टम कर दिया आपने, स्विच ऑन कर दिया आपने। आपकी बॉडी में से जो है, जब बीपी लो था तब आपने इस सिस्टम को ऑन करा, लेकिन इसको ऑफ कौन करेगा, इसको ऑफ करेगा आपका एएनएफ सिस्टम। ये ब्लड प्रेशर को, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करने का काम कौन करता है, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। तो इसका फंक्शन जस्ट अपोजिट टू रास, फंक्शनल जस्ट अपोजिट टू रास मैकेनिज्म। तो रास के बिल्कुल अपोजिट काम करता है कौन, ये। वो लो बीपी में काम कर रहा था, ये हाई बीपी के अंदर क्या कर रहा है काम, वो स्विच ऑन सिग्नल था, ये स्विच ऑफ सिग्नल है किसका, ब्लड प्रेशर का। तो जब ब्लड प्रेशर लो होगा तब रास काम करेगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हुआ उसका ऑफ सिग्नल कौन है, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। तो एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर जो है वापस ब्लड प्रेशर को क्या लेके आ जाएगा, नॉर्मलाइज लेके आ जाएगा। एक और मैकेनिज्म जो पाया जाता है अपने ही किडनी में, दैट इज द फोर्थ वन, मायोजेनिक। ठीक है, दैट इज द मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। क्या होता है इस मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन के अंदर, आपको मालूम है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कौन मेंटेन कर रहा है, दैट इज जीएफआर। कौन मेंटेन कर रहा है, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है ना। तो सपोज करो ये है एफरेंट आर्टरियोल और ये हो गया ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, दिस वन इज एफरेंट आर्टरियोल, और ये कौन सी हो जाएंगी, इफरेंट आर्टरियोल, एंड दिस वन इज द ग्लोमेरुलस, एंड इसके नीचे आ गया आपका बोमेन्स कैप्सूल। अब क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका जीएफआर की रेट हमेशा क्या रहेगी, जीएफआर कितना रहता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट हमेशा 125 ml पर मिनट, ये मेंटेन रहेगा, ये चेंज नहीं होता। कैसे मेंटेन करता है किडनी, कैसे मेंटेन करती है इसको, किडनी क्या करती है, जब यहाँ पर सपोज करो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर ज्यादा हो जाती है, हाई हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर ये मसल्स जो है, इसके अंदर कौन सी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। अपने आप जैसे ही जीएफआर में चेंज आएगा, जीएफआर कितना होना चाहिए, 125। सपोज करो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया, बाय द वे सपोज करो ये हो गया 135 ml पर मिनट। जैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज होगा, ये वाला एफरेंट आर्टरियोल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वापस आपका जीएफआर क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो मायोजेनिक मैकेनिज्म जो है इसके अंदर अपने आप प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स जो है अपने आप को क्या कर रही है, ऑटो रेगुलेट कर रही है। आपको मालूम होगा कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम आयंस। ओके, तो जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है
तो जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो कैल्शियम चैनल्स जो कि बंद होते हैं, जैसे ये डायलेट होगा तो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, ये डायलेट हो गया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा कैल्शियम आयन आएगा और जैसे कैल्शियम आयन बाहर आएगा ये अपने आप क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू के अंदर आपको समझा देती हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। आप इसको देखिए, ये है आपका एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है ना, ये एफरेंट आर्टरियोल है। तो एफरेंट आर्टरियोल क्या है, स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, ये कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स। तो जैसे ही ये क्या रहते हैं हमेशा क्लोज फॉर्म के अंदर, जैसे ही आप इसके डायमीटर को आपने इंक्रीज करा, सपोज करो इसका डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वाइड हो गया इसका डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज, तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। जब ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, GFR क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन ये ज्यादा देर तक इंक्रीज नहीं रहेगा, बॉडी अपने आप इसको ऑटो रेगुलेट करेगी। कैसे करेगी, जैसे ही ये इंक्रीज हुआ तो ये कैल्शियम चैनल्स जो हैं, ये कैल्शियम चैनल्स क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे कैल्शियम। और कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही कैल्शियम आयन वाइड हुआ तो ये कैल्शियम चैनल्स जो थे यहां पर क्या हो जाएंगे, ओपन। ये कैल्शियम चैनल क्या हो गए, बिकम ओपन। और ओपन होते ही क्या करेगा, ये रिलीज करेगा क्या, कैल्शियम। तो जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम के रिलीज होते ही ये वापस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर ये ब्लड वेसल वापस क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और इसी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वापस क्या हो जाएगा, GFR जो है वो क्या हो गया, नॉर्मल। ये मैकेनिज्म अपने आप काम कर रहा है। तो आप इसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहा है, मायोजेनिक दैट इज द ऑटो रेगुलेशन, स्मूथ मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑटोमेटिकली, तो अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका डायमीटर डिक्रीज, तो GFR क्या हो गया, GFR क्या हो गया, वापस क्या हो गया, नॉर्मल। तो जो GFR ज्यादा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कैल्शियम चैनल्स। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और GFR क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है ना, तो ये कुछ मैकेनिज्म है। फर्स्ट कौन सा मैकेनिज्म है, ADH जो कब काम करेगा, जब ब्लड वॉल्यूम लेस होगा। RAS कब काम करेगा, जब ब्लड वॉल्यूम लेस होगा। ANF कब काम करेगा, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, आपका मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन कब काम करेगा, ऑटोमेटिकली। GFR हमेशा कांस्टेंट रहेगी 125 ml पर मिनट, GFR चेंज नहीं होगी। कौन कर रहा है ये ऑटो रेगुलेशन, दैट इज द मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन वाया कैल्शियम चैनल्स। तो किडनी अपने आप को पूरी तरह से क्या करती है, मेंटेन करती है। कई बार सिचुएशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो जब लो वॉल्यूम होगा तब ADH और RAS काम करेंगे, और जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तब कौन काम करेगा, ANF। आई थिंक आपका ये टॉपिक जो है रेगुलेशन ऑफ किडनी क्या हो गया होगा, क्लियर। आई होप सो। और अगर फिर भी आपको डाउट रहते हैं, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और पेपर अच्छी तरह से पढ़कर देना है। टारगेट 360 आउट ऑफ 360 कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, यस।